वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटरों में जो जोश दिखना चाहिए था वो जोश नहीं दिखा। बिहार की 4 सीटों पर भी मतदाताओं ने खासा जो उत्साह होना चाहिए था वो नहीं दिखाया। वहीं यूपी की 8 सीटों में केवल 60% मतदान हुआ है। खासकर अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीट में मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरा है। उत्तराखंड में घटते मतदान को लेकर सियासी गुणाभाग होता रहा है। यहाँ तक कि आज जो हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर मतदाताओं के अंदर उत्साह की कमी रही या वास्तव में जिस तरीके के प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हो पाए, या मतदाता इस बार निराशा में है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे लोगों के मन में, और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मोहिंदर प्रकाश है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहिंदर प्रकाश जी सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। कैसे देखते हैं आप, अगर क्योंकि मतदाता की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि मैं वोट डालूं, और पार्टियां भी चाहती हैं कि हर कोई मतदान अवश्य करे। यहां तक कि लगातार चुनाव आयोग भी लगातार प्रयास करता रहा है। उसके बाद भी अगर वोट प्रतिशत कम हो तो क्या कहेंगे? क्या ये दलों के प्रति अरुचि है, या जो मतदाता है वो जागरूक होकर भी शांति के साथ बैठना चाहता है, या उसे ऐसा लगता है कि जो मैं मत डाल रहा हूं उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट उसे आने वाले भविष्य में या वर्तमान में नहीं दिखता है? क्या आपको लगता है आखिर कमी का है? देखिए, आपने बहुत सही बात कही गोस्वामी जी। उदासीनता का लेवल इतना ज्यादा हो चुका है और वो बढ़ता भी थोड़ी। तो प्रधानमंत्री के भाषण देखिए आप। प्रधानमंत्री क्या भाषण दे रहे हैं? मंगलसूत्र छीन लेंगे, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर कुछ नहीं बोलते। 80 करोड़ लोगों को मैं खाना दूंगा, अगले 5 साल तक भी दूंगा, यानी अगले 5 साल तक उन लोगों के विकास की कोई योजना नहीं। वो बेचारे अगले 5 साल तक भी भीख खाते रहेंगे, आपकी दी हुई खैरात खाते रहेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण से लोगों को 2014 में 2019 में एक जागरूकता आई थी। हर किसी को उत्सुकता थी। हर को लगता था कि मेरे को नौकरी मिलेगी, पैसे भी करप्शन के आएंगे जो वापस बाहर से। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज जब 10 साल बाद भी वो उन्हीं रिपीट चीजों को कर रहे हैं तो कहां से उत्साह आएगा? जहां तक ताल्लुक है, आपने कहा जो वोटिंग परसेंट कम हुआ है ये इससे और भी ज्यादा कम हुआ है। आप ये देखिए, 2014 में हमारी जो जनसंख्या थी वो एक 20 के आसपास थी, 120 करोड़। आज हम 140 करोड़ है। तो जो जनसंख्या बढ़ी, वोटर भी बढ़े, सब कुछ बढ़ा, उसके बावजूद भी जब आपकी उदासीनता और वोट के अंदर ये आपको परिलक्षित हो रही है तो कहीं ना कहीं वोटर का मन जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी और प्रधानमंत्री खास तौर पे उससे मोह भंग हुआ है। पर और मोहिंदर जब प्रकाश मोह जी, भंग हुआ अगर है, अगर मोह भंग हो, जैसे कि आप कह रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से, उनकी सरकार की वजह से मतदाताओं का मोह भंग हुआ है, तो तब तो वोट परसेंटेज और बढ़ना चाहिए था, विपक्ष के लिए वोट निकल कर आना चाहिए था, तब तो आपके बल्ले बल्ले होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि वो जो मत प्रतिशत घटा है वो तो सभी का घटा होगा, या आपको लगता है केवल और केवल वो भारतीय जनता पार्टी का घटा है, आपका नहीं घटा है, आपका स्थिर है? आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी एमआईएस है हाँ कि जो वोटर होता है 15% फ्लोटिंग वोटर होता है। हाँ। बीजेपी के और कांग्रेस के हर पार्टी के अपने अपने वोटर होते हैं, वो जरूर वोट डालते हैं। जो जो 15% फ्लोटिंग वोटर है, 15 से 20%, हम्म यही चुनावों में असर डालता है, यही किसी की हार जीत को सुनिश्चित करता है। हम्म जो फ्लोटिंग वोटर है उसके अंदर उदासीनता का नुकसान सत्तारूढ़ दल को होगा, क्योंकि जो इनकी घोषणाएं हैं, जो इनका कहने का अंदाज है, जो इनकी रिपीटेंस है, उन्हीं बकवास चीजों को, वही मंदिर मस्जिद के मुद्दे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे, हम्म उसकी वजह से जो फ्लोटिंग वोटर है 15 से 20% वो नहीं आया। अब जो अपोजिशन के लोग हैं उनके वोटर के अंदर एक उत्साह आया है कि हाँ, ये मौका आया है आज की डेट में जब कांग्रेस को हम जितवा सकते हैं, हम्म जब कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, क्योंकि मुद्दे ऐसे नहीं हैं जो उदासीन रख सकें। जो वोटर जो कांग्रेस का है वो उत्साहित होकर डालने आ रहा है। और यकीन जानिए, जब जून के अंदर नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी की हर जगह हार, और बीजेपी की जो हार होगी वो सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी का वोटर जो आया नहीं, जो 15% इनकी बातों में झांसे में आ जाता था वो नहीं आया, और कांग्रेस का वोटर उत्साहित होकर वोट डालने आया है। नंबर वन। नंबर टू, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक, क्या किसी भी प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर इतना गिरा हुआ हो सकता है?
कि जो वो इस किस्म की भाषा बोले जो मैं टेलीविजन पे बोलना भी नहीं चाहता, जो प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं, तो उस भाषा का जो स्तर गिरा है, वो भी एक हिंदुस्तान में लोगों के मन में एक मोह भंग हुआ है। ये क्या प्रधानमंत्री है जो विश्व गुरु कहता है अपने आप को? आपको याद होगा, ये अमेरिका में बोलकर आए थे कि अगली बार ट्रंप सरकार। ऐसे अज्ञानी प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे जो बड़बोले प्रधानमंत्री, ऐसे विश्व गुरु के ऊपर जो कभी घमंड हुआ करता था 15 से 20% के उनका, और पिछले साल 2019 में जब पीछे इलेक्शन हुआ, उसमें पुलवामा का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि जब पाकिस्तान को मारने जीने की या युद्ध की कोई बात आएगी, तो हर हिंदुस्तानी भागकर वोट डालने जाएगा। विजेता का सम्मान तो हम हमेशा करते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का सम्मान हुआ था। तो आप यकीन जानिए, जो उदासीनता है, ये वाकई में मतलब आपको इसके लगता लिए है उदासीनता केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। वजह और से? ये आपको जून में जब इलेक्शन अभी आगे भी देखिए आप, हाँ, कांग्रेस का वोटर बढ़ता जा रहा है और इनका वोटर घर बैठता जा रहा है। चलिए, मैं डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब भी हमारे साथ। रतूड़ी जी, अगर हम उत्तराखंड को देखें थोड़ा सा, उत्तराखंड के अंदर एक ये कहा जाता है कि पढ़ा लिखा प्रदेश है और वहाँ पर मतदाता बड़ा जागरूक रहा है, लेकिन इस बार जो उदासीनता वहाँ पर भी दिखी, वैसे तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केवल और केवल सरकार इसकी जिम्मेदार है, लेकिन अगर आप पूरे सारी चीज़ों पर गौर करें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का एक उत्साह जो पार्टियों के कार्यकर्ता रहते थे उनके अंदर भी रहता था, वो मतदाताओं को लेकर आते थे, लेकिन इस बार का जो चुनाव दिखा है पूरे उत्तराखंड को अगर मैं पूरे अच्छे से देखूं तो वहां पर इस तरीके का उत्साह नहीं दिखा कि वहां पर जो पार्टी के वर्कर थे, चाहे वो जिस भी दल के वर्कर थे, उस तरीके से काम करते नजर नहीं आए। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि छुट्टियां पड़ी, एक इफेक्ट वो भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग निकल गए, कुछ इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पर्चियां हैं, वोटर की जो पर्चियां हैं, वो जो समय अनुसार पहुंचा करती थी वो नहीं पहुंच पाई, या कुछ पर्चियां बहुत दिन पहले पहुंच गई, लोगों को नहीं मिल पाई। इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना मानना है, उनका कहना यह है कि जो 15% से लेकर 30% लोग थे वो झांसे में नहीं आए और वो अपना घर बैठ गए। उनके मतदाता जो आए हैं 60% के अंदर, जितना भी है 50 से 60, वो सब उनके मतदाता आए हैं। तो आप क्या कहेंगे सारी चीजों को देखते हुए? संजय जी, ख्याल गालिब ठीक है, अच्छी जी। बात है। इसी इसे उसमें ये जिंदा रहे। इनको ये नहीं मालूम कि विपक्ष की निष्क्रियता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख, आपका मंडल अध्यक्ष से लेके और प्रधानमंत्री तक सक्रिय भूमिका में थे, और एक तरफ कांग्रेस का, जरा बताएं वो कौन सा कार्यकर्ता था, हाई कमान से लेकर के और छोटे तबके का। और मैं कहूंगा कि 70% जो बस्ते लगते हैं जहां पोलिंग सेंटर के बाहर, कांग्रेस के 2 बजे तक बंद हो चुके थे। ये हमने बहुत सारे बस्तों को, जहां हम निरीक्षण में गए थे, तो इनके बस्ते तक बंद हो गए। 70% जब सिटी एरिया में इनके बस्ते बंद हो गए तो निष्क्रियता इनकी थी। कांग्रेस भाजपा में भारी अंतर है। भाजपा का छोटा तबका, जहां पन्ना प्रमुख, आप अंदाजा लगाए संजय जी कि पन्ना प्रमुख काम कर रहा हो, मंडल अध्यक्ष काम कर रहा हो, और भारत के प्रधानमंत्री 2 बार गृह मंत्री आ गए, रक्षा मंत्री आ गए, हमारे तमाम नेता हैं, उन्होंने कितनी सक्रिय भूमिका निभाई और लोगों से अपना संवाद किया। और एक तरफ कांग्रेस थी जिनका कोई लीडर नहीं था। तो मतदाता इनका निकल के नहीं आया। भाजपा का मतदाता पूरी तरह, जो कमिटेड मतदाता था, वो बाहर निकला। इनका मतदाता घूमने निकल गया। उसने कहा कि राम के द्रोहियों को तो भैया हम वोट नहीं देंगे। जो भगवान राम के जन्म के स्थान पर निमंत्रण को ठुकराते हैं, जो उन गारंटियों को, तो लोगों ने महसूस किया कि हम इनकी तरह वोट देने नहीं जाएंगे। अब ये रिजल्ट इनको पता लग जाएगा कि 400 पार कैसे, ऐसे नहीं कहा था। हमारी मेहनत ने और हमारे प्रति जो आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, और जो पुष्कर सिंह धामी जी की जो दृढ़ निश्चयता थी, जो यूसीसी लागू करना, हमारा नकल विरोधी कानून को लागू करना, वो हमारा
जनता तक गया, जनता के बीच में गया, जनता ने उसको सराहना की। इनका मतदाता छुट्टी मनाने चला गया, सो गया। तो ये अभी ठीक है, गालिब जैसे ख्वाब इनके जिंदा रहे, अच्छा है। तो रतूड़ी जी, आपको लगता है कि मतदाता जो कम आए हैं उसका कारण, क्योंकि उनकी नज़र में आप है और आपकी नज़र में वो है, उसके अलावा और कोई कारण उत्तराखंड के अंदर देखने में नहीं मिलता, खाली उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं? वैसे तो पूरे संजय जी, मैंने कहा नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कमिटेड वोट था, हाँ, वो पूरी तरह निकल के आया। जो जो इनका जो जिसे ये अपना वोटर कह रहे हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय था। उसने कहा कि जब हमको कोई बड़ा नेता हमको इस लायक नहीं समझ रहा कि हम तक अपनी संवाद करे, हमारी बातचीत करे, उसने भी इनको कहा कि हम भी इनको वोट देने क्यों निकले, क्यों गर्मी में जाए। छुट्टी भी थी, शादी भी थी, लेकिन भाजपा का जो मतदाता है वो पूरी तरह निकल आया। ये क्योंकि हमने बूथ देखे हैं, हमने वहाँ का जो सिस्टम देखा। मैंने कहा नहीं कि 70% जब सिटी एरिया में इनके बस्ते बंद हो गए, जमा हो गए, चले गए लोग कार्यकर्ता, तो इससे अंदाजा लगाए कि कितने निष्क्रिय थे इनके साथी। ये बहुत सारी चीजें हैं। नीरज भाई, दोनों लोगों को लगभग आपने सुना, मोहिंदर प्रकाश जी को भी आपने सुना, डॉक्टर रतूड़ी जी को भी आपने सुना। मैं आ रहा हूं मोहिंदर जी, मैं नीरज से लेके आपके पास आ रहा हूं जी, आप ही के पास आऊंगा, जवाब लूंगा आपसे। एक बार जरा मैं नीरज भाई देखिए, अगर हम बात करें 5 सीटों की बात हो रही है और आप 2014 का चुनाव देखें, फिर जो 17 का उसे देखें, फिर 19 का देखें, 22 का देखें और अब जो 24 का चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक, अगर मैं थोड़ा सा हरिद्वार को देखूं, वहाँ पर वोट जो पड़ा है ना, लगभग उतना ही पड़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसा कहा जा रहा था कि 2 से 2.5 लाख जो वोटर बढ़ा है, उसका जो जिक्र होना चाहिए परसेंटेज शायद उस वजह से नीचे आया, लेकिन अगर वोट देखें तो लगभग 12.5-13 इन 3-4 चुनाव में वहाँ पर मतदाता आए हैं। इसी तरीके का आप देखेंगे तो टिहरी में भी आंकड़े लगभग वैसे ही खेलते नजर आते हैं, 50-60 हज़ार का अंतर लगता है, ऐसी सब जगह। हाँ, लेकिन अल्मोड़ा के अंदर चौंकाने वाले एक जो चीज़ें वो सामने आई है, और यहाँ पौड़ी में भी जो स्थितियाँ हैं वो भी थोड़ी सी कमतर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रतूड़ी जी ने कहा कि कांग्रेस का मतदाता नहीं आया और मोहिंदर प्रकाश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं आया। लेकिन यहाँ फैक्टर्स पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि शादियाँ बहुत सारी थी, उसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो पर्चियाँ पहुँचने चाहिए थी वो भी ढंग से नहीं पहुँच पाई थी, और जो वर्कर था, भले ही डॉक्टर साहब कुछ भी बोलें या मोहिंदर जी कुछ भी बोलें, तो जो कार्यकर्ता रहा है वो शायद उस तरीके से मतदाताओं को निकालने में एकदम नाकामयाब रहा है, ऐसे कहेंगे कि जिस तरीके से निकालना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था कि भाई मतदान जरूरी है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग लगातार नए नए प्रयास कर रहा था। मैं देख रहा था चुनाव आयोग ने इस बार छाते तक की व्यवस्थाएं की थी, बाहर से लोग जा रहे थे, उनके लोग खड़े थे, वॉलंटियर खड़े थे, वो छाता तक लेके जा रहे थे कि मतदाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण रहे। आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो पहले दौर का जो मतदान हुआ है उसमें जो मत प्रतिशत कम हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं? जी संजय भाई, देखें वैसे तो मतदान प्रतिशत कम होने को बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने पक्ष में तर्कों के साथ बता रही हैं। दोनों का दावा है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि जो वोटर निकल के आया वो हमारा था, और बीजेपी कह रही जितना वोट डला वो 75% वोट हमारा डला, हमारा काडर वोट डला। लेकिन यहाँ बढ़ाने की बात होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में 2000 के बाद, स्टेट बनने के बाद बहुत सारे चुनाव देखे। हाँ। इस बार इलेक्शन कमीशन ने मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत की और जितने सामाजिक और दूसरे तरह के कार्यक्रम चलाए, अपार पैसा खर्च करा और समाज के अलग अलग क्षेत्रों की विभिन्न हस्तियों को आइकॉन प्रेजेंट किया कि किसी तरीके से जागरूकता लोगों में, समाज में फैले और हमारा वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और चुनाव से पहले जब हमारी इलेक्शन कमीशन के लोगों से बात होती थी तो कहने लगे इस बार हमने 75% का हमने लक्ष्य रखा हुआ है और कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का ट्रैक रिकॉर्ड जो है राज्य बनने के बाद से लोकसभा चुनाव में हमेशा खराब रहा है। जो राष्ट्रीय मतदाता परिषद की जो औसत है उससे उत्तराखंड की औसत हमेशा नीचे रही है सभी चुनाव में। तो इस बार इलेक्शन कमीशन पे दबाव भी था और उसने बड़ी कसरत भी करी, मेहनत भी करी, लेकिन परिणाम जो है वो सार्थक नहीं आया, बल्कि हम उन 2019 के आंकड़े को छू नहीं पाए।
बल्कि और 5% जो है मत प्रतिशत कम हो गया। 83 लाख वोटरों में से आप समझे कि अगर वैसा निकाला जाए तो अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए तो पिछली बार की तुलना में 3 लाख वोटर जो है और 3 लाख से ऊपर वोटर कम हो गए। अब रही बात, ये तो मत प्रतिशत की हो गई। दूसरी बात ये रही कि कुछ बहुत सारी चीजें आपने गिनवाई कि भाई लोगों का तर्क ये है, और जो हमारे साथी विश्लेषण कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई वेडिंग सीजन चल रहा है, शादियां बहुत सारी हैं, सरकारी सार्वजनिक जो अवकाश हैं वो 3-4 इकट्ठे आ गए, लोग हॉलीडे मनाने के लिए चले गए, गर्मी की बात लोग कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से महसूस किया, बहुत सारे लोगों से बात भी हुई स्टेट के अंदर, जो हमारे चुनाव प्रचार की पुरानी परंपरा थी पॉलिटिकल पार्टियों की, घर घर जाना, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करना, डोर टू डोर जाके राजनीतिक दल आपने देखा होगा वोटर स्लिप दे के आते थे, एक अपील का पर्चा दे के आते थे, एक पंपलेट दे के आते थे, क्षेत्र का वार्ड मेंबर, विधायक या कुछ कार्यकर्ता आते थे, बकायदा कन्विंस करने के लिए आते थे। ये सब चीजें हमने जमीन पे इस बार बिल्कुल नहीं देखी। ऐसा नहीं कि मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैंने देहरादून में और तमाम जगह पूछा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर बात होनी चाहिए थी। हाँ, मतलब कोशिश ही नहीं हुई कि वोटर को घर से निकाल के लाएं। इवन मैं आपको बताऊं, मैं और मेरा परिवार भी इस बात को घर में डिस्कस कर रहे थे कि 6-6 लोग आते हैं, इस बार कोई वोट के लिए नहीं आया, कोई पर्ची देने नहीं आया, कोई अपील नहीं करने आया, कोई कंप्लेंट नहीं देने आया, सिर्फ बीएलओ जो सरकारी पर्चियां डाल गया था वही पर्चियां डाल गया था। तो बिल्कुल सन्नाटा था। मतलब 4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने कह दिया था कि भाई इस बार जो है बिल्कुल साइलेंट है और बहुत खामोशी है। ये चुनाव आयोग ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात करते थे, भले इतने दावे कर ले, लेकिन हमें संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ऊपर जाएगा। और बात वही हुई कि जो हमारा अंदेशा था, जो हमारी शंका थी, वो वोट पर जो मत प्रतिशत है उसने उस बात की तस्दीक कर दी कि वोट परसेंटेज नीचे डाउन। मतलब पॉलिटिकल वर्कर्स ने और नेताओं ने बिल्कुल भी जमीन पर वो नजर ही नहीं आया। हाँ, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर तो बहुत चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चलता रहा। इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं। और नीरज भाई, एक चीज आपने और देखी, शायद समय भी कम मिला उत्तराखंड को, प्रथम फेज था। हाँ, समय भी कम मिला, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस, जो भी सत्तारूढ़ दल है और विपक्ष है, सब लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन सत्तारूढ़ दल इसलिए जिम्मेदार है, थोड़ा सा उसकी जवाबदेही बनती है क्योंकि वो एक सरकार में है, उसने एफर्ट्स भी करे। और दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन की तुलना में संजय भाई की बीजेपी की टॉप सीनियर लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, आदित्य योगीनाथ, पुष्कर सिंह धामी, जितनी टॉप की, स्मृति ईरानी, जितनी टॉप की लीडरशिप है, सबने यहाँ जनसभाएं की, सबने यहाँ रैलियां करी, बहुत ताबड़तोड़, और एक ही नारा दिया, पहले जलपान फिर मतदान। इतनी अवेयरनेस करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगर वोट परसेंटेज नहीं पड़ा, बल्कि हम 5% नीचे चले गए, तो ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। ये दोनों ऑपोजिशन को भी और सत्तारूढ़ दल को भी इस पर सोचना पड़ेगा। सत्तारूढ़ दल को इसलिए सोचना पड़ेगा कि आपके पास केंद्र के गिनाने के लिए बहुत सारे काम थे जो आपने गिनाए भी, स्टेट की परफॉर्मेंस थी, आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग वोट देने के लिए निकले। और ऑपोजिशन को यह सोचना चाहिए कि इतनी सारी चीजें थी, अगर नेगेटिव था सारा मामला, कि अगर लोगों के प्रति, सरकार के प्रति नकारात्मक सोच थी, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी होती तो बहुत हाई वोट परसेंटेज होना चाहिए था, वो क्यों नहीं बढ़ा। तो ये सोचने के लिए तो ये एक शोध का विषय भी है। नीरज भाई, इशारा इस तरफ है कि मैं तेरी टांग खींचूं, तू मेरी टांग खींच, तो जो खींचम खींच चली, शायद वो भी कुछ ज्यादा चली। हाँ, वो भी है, ये भी है, लेकिन ये एक बड़ा चिंतन मंथन का समय है कि ऐसा क्यों हुआ। और ऐसा नहीं कि ये उत्तराखंड दोनों दलों में टांगे खींची। महेंद्र प्रकाश जी, जी मैं नीरज भाई आऊंगा। महेंद्र प्रकाश जी, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। ये मेरे पत्रकार महोदय ने बहुत सी बातें कही, और शायद थोड़ी सी चीजों को खुलासा नहीं कर पाए कि उत्तराखंड देवभूमि है। और देवभूमि, मैं तो यहाँ आया हूँ बहुत, और हरीश रावत जी के साथ मैंने काम भी किया है, लेकिन एक छोटी सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ टेलीविजन पे, आपके टेलीविजन पर ये पहली बार बात हो रही है। देवभूमि में यहाँ लोग बड़ी अच्छी तरह समझ गए कि जब शंकराचार्यों ने मना किया, अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, अधूरे मकान का उद्घाटन नहीं होता, किसी भी अधूरी चीज का कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता। बड़ी चालाकी से बीजेपी की लीडरशिप जो है बड़ी, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, आज तक मंदिर नहीं गए, राम मंदिर नहीं गए। अगर कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड में मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बीजेपी वाले सही कर दें। बीजेपी की बड़ी लीडरशिप मोदी जी को छोड़ के उसके अलावा कोई राम मंदिर आज तक नहीं गई।
और दूसरे लोगों को, पर्टिकुलरली कांग्रेसियों को ये अक्यूज कर रहे हैं कि वो तो बहिष्कार कर रहे हैं। भाई आपने क्या बहिष्कार कर रखा था क्या? नंबर 1। नंबर 2, पीछे सर आपने देखा होगा ये सुरंग जो बना रहे हैं, उत्तराखंड का सत्यानाश कर रहे हैं, जो 4 धाम के लिए सड़कें बनाओ, सुरंगें बनाओ। आप ये बताइए सुरंगों के अंदर से लोगों को निकालने के लिए कितना टाइम लगा? और एक सबसे बड़ी घिनौनी चीज, जिन लड़कों ने उनको निकाला आकर के, जो गरीब तबके के थे, सुरंग खोदने वाले थे बेचारे, उनका मकान दिल्ली में तोड़ दिया। आप देखिए घिनौनी हरकत। ये सरकार उनको इनाम तो क्या देती, उन बेचारों ने गरीब होते हुए ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने ये मानवता का काम किया है। वो झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, वो बेचारे किसी अनऑथराइज कॉलोनी में दिल्ली में कहीं रहते थे, उनका मकान तोड़ दिया गया। आप देखिए इतनी घिनौनी हरकत। आप अनऑथराइज भी कह रहे हैं और तोड़ने की बात भी कर रहे हैं महेंद्र प्रकाश। एक बात सुनिए मेरी लास्ट। हाँ। ये देवभूमि है इसलिए कह रहा हूँ कि देवभूमि में इतने पाप कर्म किए गए। वो लड़की जो बेचारी का हत्या की गई, गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस में, दोबारा उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, उसके साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ इस भूमि में। और आपको याद होगा इन्होंने हनुमान जी बजरंगबली का नाम कर्नाटक में बहुत लिया था और पब्लिक भी बहुत दिखती थी। तो बजरंगबली ने भगवान राम का जो बदला लेना है कि ये अधूरा काम जो आपने किया है, राम मंदिर बना के राजनीति से प्रेरित होकर जो किया है। अरे इतने मंदिर हैं हिंदुस्तान में, वो मंदिरों की कमी है। पर महेंद्र प्रकाश जी, रतूड़ी जी, चलिए देवभूमि को लेकर बात हुई है और महेंद्र प्रकाश जी ने देवभूमि की बात की है, उस पर भी आप बात कीजिए। नीरज भाई, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा दोनों पर। जी संजय जी, जी निश्चित तौर पर ये देवभूमि है और इस देवभूमि का जितना सम्मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो शायद ही कांग्रेस का नेता कोई समझ पाएगा कि वो देवभूमि से कितना प्यार करते हैं। क्यों? राहुल गांधी भी आए थे, राहुल गांधी भी बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे। सम्मान तो सभी करते हैं देवभूमि का। जी रतूड़ी जी। नहीं, वो गए होंगे, गए हैं, आए तो अच्छी बात है, अपना कल्याण करेंगे। मेरा ये कहना है कि हमारा अभी ये 2 बातें कह रहे थे, इनको इतनी खुशी नहीं हुई कि हमारे वो 40 मजदूर जीवित बाहर निकले, उसकी खुशी नहीं है इनको। देर में क्यों निकले ये इनको दुख है। मतलब इनको ये तकलीफ है कि वो सकुशल बाहर निकल गए, क्योंकि इनको लाशों पर राजनीति करनी थी। इनको अंकिता की लाश पर राजनीति करनी थी। इनको मालूम है उसके 3 अपराधी जेल में हैं। अब न्यायालय का काम है उनको सजा देना। अब कोई भारतीय जनता पार्टी का काम न्यायालय नहीं है। अब न्यायालय का काम है कि जो 3 अपराधी जेल में हैं, निश्चित तौर पर जेल मैनुअल के हिसाब से, न्यायालय के हिसाब से उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है उस अपराध की सजा मिलेगी। लेकिन इनको लाशों पर राजनीति करने की आदत है। ये चाहते थे कि वो 40 भी अंदर मने और ये राजनीति करे। इनको खुशी नहीं है, इनको लड्डू बांटने चाहिए। वो कहाँ जोड़ रहे हैं? क्योंकि जो, अरे भाई, जो अनधिकृत भवन कहीं होगा उसको इससे क्या लेना देना कि निकालने वाले का भवन टूटा। अनधिकृत कहीं पर होगा, वो किसी का भी होगा, वो टूटेगा, उसको इससे क्या जोड़ने की जरूरत। तो ये इनकी बुद्धि का, इसी से उत्तराखंड के लोगों ने इनका बहिष्कार किया, इनको वोट नहीं दिया। अब 4 तारीख पता लग जाएगा जब हम 400 पार। नीरज भाई देखिए, रतूड़ी जी ने तो कहा कि 4 तारीख को पता लग जाएगा, 400 पार होंगे, अंदाजा लग जाएगा। लेकिन अगर मैं, नीरज भाई केवल 1.5 मिनट अब मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि समय खत्म है। इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो जो उत्तराखंड के अंदर जो निरस्ता आई है, या प्रथम फेज की अगर हम बात कर लें, कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो मतदाताओं को लगा है, वो थोड़ा सा निरस्त हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं और चाहे वो कांग्रेस के हुए हैं। नीरज भाई। 100%, बिल्कुल 100% मैं कहूंगा कि यहाँ के वोटर जो हैं वो खामोश भी हैं, निराश भी हैं और उदासीन भी हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि अभी महेंद्र प्रकाश जी कह रहे थे कि कुछ बातें जो हैं पत्रकार साथी भूल गए। मैं आ ही रहा था, तब तक आपने उनको दे दिया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं, क्योंकि बीजेपी की बात होगी, कांग्रेस की कर नहीं पाया। कांग्रेस ने वो तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे अग्निवीर योजना की बात हो। आपने तमाम वो छूते हुए मुद्दों को उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी तो वोट ऑफ परसेंटेज नहीं बढ़ा। उसकी वजह मैं आप ही के साथ सहमति जता रहा हूँ
इस चुनाव से पहले ही जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशियों का जो चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, खास तौर के एक टिहरी का, नैनीताल का और हरिद्वार वाली सीट के लिए लोगों ने कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर बहुत सवाल उठे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी पे कि आप लड़ने से पहले ही हार गए हो। आपके बड़े जो सीनियर लीडरशिप है, हरीश रावत जी ने मना कर दिया, यशपाल आर्य ने मना कर दिया, प्रीतम सिंह ने मना कर दिया, तमाम आपके बड़े लीडर जो हैं मैदान छोड़कर भाग गए। तो इस पर भी सवाल है, खाली एक नहीं, हम एक एंगल से देख सकते हैं, बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जिन्होंने मतदाताओं को बहुत बुरी तरह से जो है उदासीन करने के लिए मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पर भी मंथन होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, हर किसी से कहेंगे कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आपका जो मत है बहुत ही जरूरी है, उस मत का प्रयोग जब आप करेंगे तो वह आपके काम आएगा, आपका भविष्य जो है उस मत से सुधरेगा। सभी को मतदान अवश्य करना चाहिए। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में अगर हम बात करें घटते मत प्रतिशत को लेकर तो सबकी अलग अलग राय है, लेकिन फिर भी एक अपील सभी से कि अब जब अगला दौर आएगा उस दौर में अपना मतदान अवश्य करें। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।